अगर आपने अपनी जिंदगी में 100 ट्रेड लिए हैं और उनमें से 90 ट्रेड नुकसान में गए हैं तो रुकिए, यह वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वह बात आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे बड़ी सच्चाई हो सकती है। जरा सोचिए, आप चार्ट खोलते हैं, एक कैंडल बनती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और आप एंट्री ले लेते हैं बिना यह जाने कि यह सेटअप असल में हाई प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं। और फिर क्या होता है? स्टॉप लॉस हिट, पैसा गायब, और आप खुद से सवाल पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में 90% लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास पैसा कम है या उनके पास टाइम कम है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर कैंडल को, हर पैटर्न को एक ट्रेडिंग सेटअप समझ लेते हैं। लेकिन सच यह है कि मार्केट में हर मौका बराबर नहीं होता। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनमें जीतने का प्रोबेबिलिटी 80% तक होता है, और कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनमें 20% भी मुश्किल है। और जो लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते वे अपनी पूरी जिंदगी एक कैसीनो खेलते रह जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह फ्रेमवर्क दूंगा जिसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा सेटअप वाकई हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा सिर्फ एक ट्रैप है जो आपको फंसाने के लिए बना है। यह वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें मैं आपको वह साइकोलॉजी भी बताऊंगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को एक बिगिनर से अलग बनाती है। तो अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बात मैं पार्ट के अंत में बताऊंगा वह शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। मेरा नाम है और मैं पिछले कई सालों से मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। गिरा हूं, टूटा हूं, फिर उठा हूं, और आज जो अनुभव मेरे पास है वह मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए समझते हैं कि आखिर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता क्या है और यह हमारे दिमाग को इतना धोखा क्यों देता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब यह नहीं है कि वह ट्रेड 100% जीतेगा ही। ट्रेडिंग में 100% जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां कई फैक्टर्स एक साथ मिलकर आपके पक्ष में झुक जाते हैं, जहां रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज्यादा, और जहां आपकी जीतने की संभावना आपकी हारने की संभावना से कहीं ज्यादा होती है। यह एक स्टैटिस्टिकल एज है, कोई जादू की छड़ी नहीं। अब यहां सवाल यह उठता है, फिर इतने सारे ट्रेडर्स जो साल दर साल यही मार्केट देखते हैं, यही चार्ट पढ़ते हैं, वे इस एज को क्यों नहीं ढूंढ पाते? इसका जवाब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हमें धोखा देने के लिए बना है, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो। जब आप चार्ट देखते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न ढूंढना शुरू कर देता है, चाहे वह पैटर्न वाकई हो या नहीं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। आप एक दिशा में पहले से सोच चुके होते हैं और फिर चार्ट में वही चीजें ढूंढने लगते हैं जो आपकी सोच को सपोर्ट करें। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी यही गलती करता था। मैं एक कैंडल देखता, एक इंडिकेटर देखता और मन ही मन तय कर लेता, हाँ ये ट्रेड चलेगा। लेकिन असल में मैं सिर्फ अपनी इमोशंस को जस्टिफाई कर रहा था। मैं एक्साइटमेंट में था, ग्रीड में था, और कभी कभी फियर में भी। और यही तीन चीजें, एक्साइटमेंट, ग्रीड और फियर, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो चलिए अब बात करते हैं असली फ्रेमवर्क की। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की पहचान करने के लिए आपको तीन चीजों को एक साथ अलाइन करना होता है। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा है कॉन्फ्लुएंस यानी कई अलग अलग फैक्टर्स का एक ही पॉइंट पर मिलना, और तीसरा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वह सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, चाहे वह देखने में कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। यह हमेशा हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है, या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे जाता है। जब तक यह स्ट्रक्चर बरकरार है तब तक ट्रेंड बरकरार है। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं, वे ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि अब टॉप आ गया है या अब बॉटम आ गया है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये लाइन हमने यूं ही नहीं सुनी है, इसके पीछे सालों का डेटा और एक्सपीरियंस है। अब सोचिए, अगर आप एक ऐसे स्टॉक में या एक ऐसी करेंसी पेयर में एंट्री ले रहे हैं जहां ओवरऑल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है और आप एक छोटे पुल बैक पर बाय करने की सोच रहे हैं, तो यहां आपका पहला फैक्टर मैच हो गया। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर काफी नहीं है, यहीं पर आती है कॉन्फ्लुएंस की बात। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है जब एक ही प्राइस पॉइंट पर कई अलग अलग चीजें मिलती हैं।
जैसे मान लीजिए वह पुलबैक एक सपोर्ट जोन पर आ रहा है, वहां एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है और साथ ही एक मूविंग एवरेज भी वहीं मिल रहा है। जब इतनी सारी चीजें एक ही पॉइंट पर अलाइन होती हैं तो वह पॉइंट सिर्फ एक रैंडम लेवल नहीं रह जाता, वह एक ऐसा जोन बन जाता है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी दिलचस्पी दिखाते हैं। और जब इंस्टीट्यूशन की मनी उस जोन में आती है तो वहां से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मुझे एक बात साफ कहनी है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बैठकर चार्ट्स पर घंटों समय देना होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम्स को स्टडी करना होगा, तभी आपकी आंखें इन कॉन्फ्लुएंस जोन्स को पहचानना सीखेंगी। लेकिन एक बार जब यह स्किल आपके अंदर आ जाती है तो फिर आप चार्ट को उसी तरह पढ़ते हैं जैसे एक अनुभवी डॉक्टर एक एक्सरे रिपोर्ट को पढ़ता है। जहां आम आदमी को सिर्फ धुंधली सी इमेज दिखती है, वहां डॉक्टर को साफ साफ प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब तीसरी चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यह वह हिस्सा है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी 60% है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सिर्फ 1:1 है, तो लंबे समय में यह सेटअप उतना फायदेमंद नहीं रहेगा जितना दिखता है। लेकिन अगर वही 60% प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आता है तो यह गणित पूरी तरह बदल जाता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, इनमें से 6 ट्रेड जीतते हैं, 4 हारते हैं। अगर हर हारे हुए ट्रेड में आपने 100 रुपए का रिस्क लिया और हर जीते हुए ट्रेड में आपको 300 रुपए का रिवॉर्ड मिला, तो 4 ट्रेड हारने पर आपका नुकसान हुआ 400 रुपए, लेकिन 6 ट्रेड जीतने पर आपका फायदा हुआ 1800 रुपए। यानी 10 ट्रेड में से 4 हारने के बाद भी आपका नेट प्रॉफिट रहा 1400 रुपए। यही है वह गणित जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक गैम्बलर के बीच फर्क पैदा करता है। लेकिन यहां मैं आपसे एक ईमानदार बात कहना चाहता हूं। यह सब समझना आसान है, लेकिन जब असल पैसा दांव पर लगता है तो हमारी साइकोलॉजी पूरी कहानी बदल देती है। और यही वजह है कि मैं इस सीरीज के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर हमारा दिमाग हमें एक परफेक्ट सेटअप में भी कैसे सैबोटाज कर देता है और उस सैबोटाज से कैसे बचा जाए। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे रियल चार्ट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जिनसे यह पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। अगर अभी तक की यह बात आपको समझ आ रही है और आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं वह आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। और हां, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताइए कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या रही है, जिसकी वजह से आपने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। तो रुकिए मत, अगला पार्ट अभी शुरू हो रहा है और वहां हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को भी तोड़ देती है। रुकिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से दें अपने आप से। क्या आपने कभी एक परफेक्ट सेटअप देखा है, सारे कॉन्फ्लुएंस मिल रहे थे, रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही था और फिर भी एंट्री लेने से ठीक पहले आपके अंदर से कोई आवाज आई, नहीं ये ट्रेड नहीं चलेगा, और आपने वह ट्रेड छोड़ दिया और फिर वही ट्रेड आपकी आंखों के सामने बिना आपके पूरा टारगेट हिट कर गया? अगर हां, तो आज का यह पार्ट सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो चीज आपको तोड़ रही है वह आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, वह आपका अपना दिमाग है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मेरे पास एक सेटअप आया, बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा। सपोर्ट जोन पर प्राइस आ रही थी, फिबोनाची लेवल भी वहीं मिल रहा था और वॉल्यूम भी सही तरीके से बढ़ रहा था। मैंने अपने चार्ट पर घंटों समय दिया था, सब कुछ प्लान के अनुसार था। लेकिन जैसे ही एंट्री का समय आया, मेरे हाथ रुक गए। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर यह ट्रेड भी पिछले 3 ट्रेड की तरह नुकसान में गया तो? और उस डर की वजह से मैंने वह ट्रेड नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ? वह सेटअप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला और मैं वहां बैठकर सिर्फ चार्ट देखता रह गया, अपने आप से नफरत करते हुए। यह ठीक यही पल है जहां अधिकतर ट्रेडर्स की असली हार होती है, अपने स्ट्रैटेजी में नहीं, अपने दिमाग में। अब समझते हैं आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। हमारा दिमाग लाखों सालों से इसी तरह इवॉल्व हुआ है कि वह लॉस से बचना चाहता है, गेन पाने से ज्यादा। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं लॉस अवर्जन। हमारा दिमाग 1000 रुपए के नुकसान को 1000 रुपए के फायदे से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है। यही वजह है
कि जब भी हम पिछले कुछ ट्रेड में नुकसान झेलते हैं तो हमारा दिमाग अगले परफेक्ट सेटअप को भी एक खतरे की तरह देखने लगता है, चाहे वह सेटअप कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और यहीं से शुरू होता है वह साइकिल जिसे मैं कहता हूं फियर और ग्रीड का जाल। सोचिए, आपने 3 ट्रेड लगातार गंवाए, अब आपके अंदर फियर बैठ गया है, आप अगला अच्छा सेटअप भी स्किप कर देते हैं। फिर मार्केट में एक बड़ी मूव आती है, आप वह मूव मिस कर देते हैं और अब आपके अंदर फोमो जाग जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस फोमो में आप बिना किसी कॉन्फ्लुएंस के, बिना किसी कॉन्फर्मेशन के सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कहीं यह मूव फिर से मिस ना हो जाए। और यह इंपल्सिव एंट्री ज्यादातर बार आपको फिर से नुकसान में डाल देती है और फिर वही फियर वापस आ जाता है और यह साइकिल चलता ही रहता है। फियर, ग्रीड, लॉस, फिर फियर, फिर ग्रीड, फिर लॉस। मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स को इस साइकिल में फंसते देखा है और सच कहूं तो मैं खुद भी सालों तक इसी साइकिल में फंसा रहा। और जो चीज इस साइकिल को तोड़ती है वह कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, वह है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका दिमाग आपके साथ ये खेल खेल रहा है, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर के बीच सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि किसे ज्यादा इंडिकेटर्स आते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी इमोशंस को पहचानता है और उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजन से अलग रखना सीख चुका होता है। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह न सुनी हो। मार्केट असल में आपके पैसे पर नहीं, आपकी साइकोलॉजी पर वॉर करता है। हर कैंडल, हर विक, हर सडन मूव, ये सब आपकी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए बना है। जब आप एक ट्रेड में होते हैं और प्राइस आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आकर वापस लौट जाती है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसी लेवल पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस भी लगा होता है और बड़े प्लेयर्स उसी लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन बनाते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट में आपकी लड़ाई सिर्फ प्राइस के साथ नहीं बल्कि लाखों और लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी के साथ भी है, उस दिन आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में एक और बड़ा फर्क होता है, वह किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान नहीं मानता। एक बिगिनर जब ट्रेड हारता है तो वह सोचता है मैं हार गया, मैं बुरा ट्रेडर हूं। लेकिन एक प्रोफेशनल सोचता है यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल आउटकम है, मेरे 100 ट्रेड में से यह एक ट्रेड था जो उस 60% प्रोबेबिलिटी के हिस्से में नहीं आया। यह सोच इतनी सी छोटी लगती है, लेकिन यही सोच आपके अंदर के फियर और ग्रीड दोनों को खत्म कर देती है। क्योंकि जब आप एक एक ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो आपका दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग हमेशा बेहतर डिसीजंस लेता है। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैंने यह रियलाइज किया कि मैं हर ट्रेड को इतनी गंभीरता से क्यों लेता हूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं हर ट्रेड में अपनी वैल्यू ढूंढ रहा था, जैसे हर जीत मुझे साबित करती हो कि मैं सही हूं और हर हार मुझे यह याद दिलाती हो कि मैं नाकाबिल हूं। जिस दिन मैंने ट्रेडिंग को अपनी आइडेंटिटी से अलग किया, उस दिन से मेरी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह बदल गई। मैं अब ट्रेड नहीं लड़ता, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ खेलता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कैसीनो हर खेल में अपने ऑड्स के साथ खेलता है, बिना किसी इमोशन के। तो अब सवाल यह उठता है, अगर साइकोलॉजी इतनी बड़ी भूमिका निभाती है तो आखिर एक रियल चार्ट पर यह सब कैसे दिखता है और आप कैसे पहचानेंगे कि जो सेटअप आपके सामने है वह असल में एक ट्रैप है जिसमें बाकी सारे इमोशनल ट्रेडर्स फंस रहे हैं, या फिर वह असल में एक सच्चा हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंट है। अगले हिस्से में मैं आपको ठीक यही दिखाने वाला हूं, रियल चार्ट एग्जाम्पल्स के साथ, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स की इमोशंस का फायदा उठाते हैं और कैसे आप खुद को उस ट्रैप से बचाकर उसी मूव का हिस्सा बन सकते हैं जिसका फायदा बड़े प्लेयर्स उठाते हैं। अब मैं आपको वह चीज दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को हिला कर रख दे, क्योंकि जब मैंने पहली बार यह समझा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, यह जानकर कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है। और हम रोज जो कैंडल्स देखते हैं वे सिर्फ रैंडम प्राइस मूवमेंट नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा होती है जिसमें हम यानी रिटेल ट्रेडर्स अक्सर चेस बोर्ड के पॉन्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक लगातार एक रेजिस्टेंस जोन को छू रहा है, बार बार 3-4 बार, और हर बार वहां से वापस लौट रहा है। एक बिगिनर ट्रेडर इसे देखकर क्या सोचता है, यह एक मजबूत रेजिस्टेंस है, यहां से सेल करना चाहिए।
और वह सेल कर देता है, अपना स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रख देता है। अब सोचिए, अगर सैकड़ों हजारों रिटेल ट्रेडर्स यही सोच रहे हैं और सबके स्टॉप लॉस लगभग उसी जोन के आसपास लगे हैं, तो वहां एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी जमा हो जाती है और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जिनके पास इतना पैसा है कि वे मार्केट को थोड़ी देर के लिए मूव कर सकते हैं, वे ठीक उसी लिक्विडिटी को इस्तेमाल करने के लिए प्राइस को उस रेजिस्टेंस से हल्का सा ऊपर धकेल देते हैं। इसे कहते हैं स्टॉप हंट या लिक्विडिटी ग्रैब। अब यहां वह पल आता है जो एक बिगिनर को पूरी तरह तोड़ देता है। जैसे ही प्राइस उस रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है, सारे रिटेल सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर अब एक बाय ऑर्डर बन जाता है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। इस अचानक आई हुई बाइंग के साथ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी अपनी असली पोजीशन यानी एक बड़ी सेल पोजीशन वहीं से एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक उस डायरेक्शन में जिसकी शुरुआत में रिटेल ट्रेडर्स ने सोची थी। लेकिन अब उनका पैसा पहले ही स्टॉप लॉस में जा चुका होता है। क्या आपको समझ आया यहां क्या हुआ? रिटेल ट्रेडर्स की सोच सही थी, डायरेक्शन सही थी, लेकिन उनका टाइमिंग और उनकी एंट्री दोनों गलत थे, क्योंकि उन्होंने वह ट्रैप नहीं पहचाना जो उनके लिए बिछाया गया था। और यही वह जगह है जहां असली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की पहचान होती है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर इस स्टॉप हंट के होने का इंतजार करता है। वह पहले रेजिस्टेंस पर सेल नहीं करता, बल्कि वह इंतजार करता है कि पहले लिक्विडिटी ग्रैब हो, और जैसे ही प्राइस उस फेक ब्रेकआउट के बाद वापस अंदर आती है, वहां से वह अपनी एंट्री लेता है। इसी कन्फर्मेशन को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर आसान भाषा में यह संकेत कि असली डायरेक्शन अब उलट चुकी है। मुझे एक और रियल सिचुएशन याद है जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। मैं एक करेंसी पेयर पर नजर रख रहा था और प्राइस एक बड़े सपोर्ट जोन के पास आ रही थी। सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड दिखा रहे थे, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मैंने देखा प्राइस उस सपोर्ट को एक बार तोड़ चुकी थी, हल्का सा नीचे गई और फिर बहुत तेजी से वापस उसी जोन के अंदर आ गई। ये वह छोटी सी शैडो जो कैंडल के नीचे बनती है, ये असल में बता रही थी कि नीचे की तरफ जो सेलर्स थे वे सारे फंस चुके हैं और अब उनका स्टॉप लॉस यानी उनकी बाइंग प्राइस को ऊपर धकेलने वाली है। मैंने वहां बाय की एंट्री ली और वह ट्रेड मेरे पूरे साल के सबसे अच्छे ट्रेड्स में से एक बना। यहां मैं आपसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मार्केट कभी भी सीधा आपको रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो सिर्फ इंडिकेटर देखकर इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, बल्कि यह समझते हैं कि प्राइस के पीछे की स्टोरी क्या है, कौन फंसा हुआ है और कौन उस फंसे हुए व्यक्ति का फायदा उठाने वाला है। जिस दिन आप चार्ट को इस नजरिए से देखना शुरू करेंगे, उस दिन आपको हर कैंडल में एक कहानी दिखेगी, हर विक में एक इमोशन दिखेगा। डर, लालच, घबराहट और कॉन्फिडेंस, यह सब कुछ उन कैंडल्स में छुपा होता है। अब मैं आपको 3 सिंपल साइंस बताता हूं जिनसे आप एक फेक मूव और एक रियल मूव के बीच फर्क पहचान सकते हैं। पहला साइन है वॉल्यूम। अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और उसके साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो उस ब्रेकआउट पर भरोसा मत कीजिए, यह अक्सर एक ट्रैप होता है। दूसरा साइन है कैंडल की बॉडी और विक का रेशियो। अगर एक कैंडल की विक उसकी बॉडी से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब है उस लेवल पर एक जोरदार लड़ाई हुई है बायर्स और सेलर्स के बीच, और यह अक्सर एक रिवर्सल जोन को दिखाता है। तीसरा साइन है समय। बड़ी इंस्टीट्यूशनल मूव्स ज्यादातर एक खास समय पर होती हैं, जैसे मार्केट खुलने के पहले घंटे में या फिर बड़ी न्यूज के आसपास। अगर आप इन 3 चीजों पर ध्यान देना शुरू करें, तो आपकी आंखें धीरे धीरे इन ट्रैप्स को पहचानना सीख जाएंगी। लेकिन यहां एक ईमानदार बात, यह सब सीखने में समय लगता है। मैंने खुद इन पैटर्न्स को पहचानने में महीनों नहीं बल्कि सालों लगाए हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हर स्किल को मास्टर करने में समय लगता है, चाहे वह ट्रेडिंग हो चाहे कुछ और। जो लोग एक हफ्ते में एक्सपर्ट बनने की उम्मीद करते हैं, वे ही सबसे जल्दी टूटते हैं और मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो हर हारे हुए ट्रेड से एक लेसन निकालते हैं, वही आगे चलकर असली कंसिस्टेंसी हासिल करते हैं। अब सवाल यह है, इतना सब कुछ समझने के बाद आप अपनी खुद की ट्रेडिंग में इसे कैसे अप्लाई करेंगे
बिना ओवरथिंक किए, बिना हर छोटी कैंडल में एक कॉन्स्पिरेसी ढूंढे। अगले हिस्से में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट दूंगा जिसे आप हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछ सकते हैं, ताकि आपकी हर एंट्री एक इमोशनल गेस नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड हाई प्रोबेबिलिटी डिसीजन बने। रुकिए, इससे पहले कि आप अपना अगला ट्रेड लें, मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि आज तक आपने जितने भी नुकसान झेले हैं उनमें से ज्यादातर नुकसान गलत स्ट्रेटजी की वजह से नहीं बल्कि एक जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से हुए हैं। उस पल में जब आपके दिमाग ने आपसे कहा अभी एंटर करो वरना ये मूव निकल जाएगी, और आपने बिना सोचे बिना चेक किए ट्रिगर दबा दिया। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक सबसे कड़वा सबक बताता हूं। एक बार मैंने एक बहुत बड़ी पोजीशन ली सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस तेजी से एक दिशा में भाग रही थी और मुझे लगा यह मूव बहुत बड़ी है, मुझे इसका हिस्सा बनना ही होगा। मैंने कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं देखा, कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, बस अपनी ग्रीड के पीछे भागा और नतीजा वही हुआ जो होना था। प्राइस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह पलट गई और मेरा एक दिन का प्रॉफिट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया और मैंने खुद से एक वादा किया कि अब कोई भी ट्रेड बिना एक फिक्स चेकलिस्ट के नहीं लूंगा। यही वह वादा है जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल दिया। तो यह चेकलिस्ट क्या है, आइए इसे एक एक करके समझते हैं ध्यान से, क्योंकि यही वह फिल्टर है जो एक रैंडम गेस और एक कैलकुलेटेड डिसीजन के बीच की दीवार बनाता है। पहला सवाल जो आपको हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना है वह है, क्या ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर मेरी डायरेक्शन के साथ है? अगर आप बड़े ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है, चाहे बाकी सब कुछ कितना भी अच्छा क्यों न लगे। दूसरा सवाल है, क्या इस एंट्री पॉइंट पर कम से कम 2 या 3 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स मिल रहे हैं? सिर्फ एक इंडिकेटर या सिर्फ एक लाइन कभी काफी नहीं होती। जब तक सपोर्ट, फिबोनाची, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, कम से कम कोई 2 चीजें एक साथ एक ही जोन पर इशारा नहीं कर रही, तब तक वह सेटअप सिर्फ एक होप है, एक ट्रेडिंग प्लान नहीं। तीसरा सवाल, और यह सबसे जरूरी है, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:2 है? अगर आप सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो एक भी बड़ा नुकसान आपके कई सारे छोटे प्रॉफिट्स को खा जाएगा। यह गणित, यह सीधा सा हिसाब अगर आप हर बार फॉलो करें तो आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और चौथा सवाल, जो शायद सबसे मुश्किल है, क्या मैं यह ट्रेड शांत दिमाग से ले रहा हूं या फिर मैं पिछले नुकसान का बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं या फिर किसी छूटी हुई मूव को पकड़ने की जल्दबाजी में हूं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उस पल आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपकी इमोशंस उस समय आपके दिमाग पर हावी हैं और इमोशंस के साथ लिया गया कोई भी डिसीजन लंबे समय में आपको नुकसान ही देता है। मैंने यह चारों सवाल एक कागज पर लिखकर अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने चिपका दिए थे और हर ट्रेड से पहले मैं खुद से यह सवाल जोर से पूछता था, जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता है। क्योंकि सोचिए, एक पायलट चाहे उसे कितने भी साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वह कभी भी अपनी चेकलिस्ट को स्किप नहीं करता, क्योंकि वह जानता है एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी कीमत ले सकती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। यहां भी एक छोटी सी इमोशनल चूक आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इस चेकलिस्ट को हर बार फॉलो करना शुरू किया, मेरी ट्रेडिंग में एक अजीब सी कामनेस आने लगी। पहले हर कैंडल मुझे उत्तेजित कर देती थी, दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन अब मैं चार्ट को उसी तरह देखता हूं जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है, बिना किसी पर्सनल अटैचमेंट के, सिर्फ डेटा को ऑब्जर्व करते हुए। ये बदलाव, ये इमोशनल डिस्टेंस, यही असली मास्टरी है जो सालों की प्रैक्टिस के बाद आती है। और यहां मैं आपसे एक आखिरी गहरी बात कहना चाहता हूं। इस पार्ट को खत्म करने से पहले, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना असल में चार्ट पढ़ने की स्किल नहीं है, यह खुद को पढ़ने की स्किल है। जिस दिन आप अपने फियर को, अपने ग्रीड को, अपनी इंपेशंस को पहचानना सीख जाते हैं, उस दिन चार्ट अपने आप आसान लगने लगता है, क्योंकि तब आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप खुद से जीत रहे होते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ वह पूरी स्ट्रेटेजी कंबाइन करके साझा करूंगा जिससे आप इन सारी बातों को
एक साथ अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन में उतार सकें। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वह एक आखिरी राज जो शायद आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। अब हम उस पल पर पहुंच चुके हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वह आखिरी राज जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतार लें, क्योंकि जिस दिन मुझे यह बात समझ आई उस दिन मेरी ट्रेडिंग ने पहली बार सच में एक बिजनेस की तरह काम करना शुरू किया, एक कैसीनो की तरह नहीं। वह राज ये है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कभी भी बाहर चार्ट में नहीं मिलता, वह हमेशा अंदर आपकी डिसिप्लिन में मिलता है। सोचिए, दो ट्रेडर्स को बिल्कुल एक जैसा एक परफेक्ट सेटअप मिलता है। एक ट्रेडर अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता है, सही पोजीशन साइज लेता है, स्टॉप लॉस लगाता है और फिर इमोशनली उस ट्रेड से दूर हो जाता है। दूसरा ट्रेडर वही सेटअप देखकर ज्यादा ग्रीड में आकर बड़ी पोजीशन ले लेता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता और हर सेकंड स्क्रीन पर घूरता रहता है। दोनों के पास एक ही सेटअप था, एक ही प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन एक साल बाद इन दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि सेटअप सिर्फ शुरुआत है, असली खेल उस सेटअप को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वहां से शुरू होता है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक की थी और उसी दिन से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई थी। मैंने एक ट्रेड में इतना पैसा लगा दिया था जितना मुझे कभी नहीं लगाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था यह ट्रेड 100% चलेगा। और जब वह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैंने सिर्फ पैसा नहीं गंवाया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस गंवाया, अपनी नींद गंवाई और कई हफ्तों तक मैं चार्ट खोलने से भी डरता रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कोई भी सेटअप, चाहे वह कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। और जिस दिन आप अपनी हर पोजीशन को इस सोच के साथ लेंगे कि यह ट्रेड गलत भी जा सकता है, उस दिन आपकी पोजीशन साइज अपने आप सही हो जाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब पूरी स्ट्रेटेजी को एक साथ जोड़ते हैं ताकि आप इसे आज से ही अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकें। सबसे पहले चार्ट खोलिए और देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर एक रेंज में फंसा है। उसके बाद ढूंढिए कहां कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, कहां सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और वॉल्यूम एक साथ एक ही जोन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर इंतजार कीजिए उस जोन पर एक कॉन्फर्मेशन का, चाहे वह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न हो या फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद की वापसी। उसके बाद अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चेक कीजिए, कम से कम 1:2 होना चाहिए। और आखिर में खुद से वह चौथा सवाल पूछिए, क्या मैं यह ट्रेड शांत दिमाग से ले रहा हूं? अगर इन पांचों चीजों का जवाब हां है, तभी ट्रिगर दबाइए, वरना इंतजार कीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यह हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं दिल से, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग 1 महीने में अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं, वे अक्सर अपनी पूरी कैपिटल गंवाकर हमेशा के लिए इस मार्केट को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि यह एक स्किल है जिसे ईयर्स में सीखा जाता है, धीरे धीरे एक एक मिस्टेक से सीखते हुए, वही लोग आखिर में इस मार्केट से असली फ्रीडम हासिल करते हैं। सिर्फ पैसों की फ्रीडम नहीं, बल्कि अपनी सोच की, अपने डर की, अपनी इमोशंस की फ्रीडम। आज जो कुछ भी मैंने आपके साथ इन 5 पार्ट्स में साझा किया, यह सिर्फ थियरी नहीं थी, यह वह सबकन था जो मैंने अपने पैसों से, अपनी नींद से और अपने कॉन्फिडेंस से सीखा है। और अगर इस पूरी सीरीज ने आपको एक भी नई सोच दी है, अगर इसने आपको यह एहसास दिलाया है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं बल्कि खुद को समझने का सफर है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताइए इन 5 पार्ट्स में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई, कौन सी स्टोरी आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी जैसी लगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी कहानियां ही मेरी अगली वीडियो की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी ट्रेडिंग में पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस पर काबू रखिए और याद रखिए, असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, खुद को समझने में है।